हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 25 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। भाई चलो आओ बैठो तुम भी। और हाँ, बैठने से पहले नेग निकालो। हाँ बेटा बैठो। दोनों ने कहा तो अर्नब चेयर खींचकर बैठ जाता है। तभी भीमा ने फिर टोका, भाई नेग तैयार रखना। अर्नब ने टेबल के नीचे से ही लात मारी। भीमा ने तुरंत अर्नब की तरफ देखा, मुंह बंद रखो अपना। तभी अदिति दादू और भीमा के लिए हलवा लेकर आती है, जिसे देखते ही दादू की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। जोर से सांस खींचकर हलवा से निकल रहे खुशबू को अपने नथुने में भरने लगते हैं और उसके स्वाद का अनुमान लगा लेते हैं। फिर झट से एक चम्मच हलवा मुंह में लेते हुए बोले, आहा कितना स्वादिष्ट हलवा है, मन तृप्त हो गया। हमेशा खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो। वहीं भीमा भी दिल खोल कर तारीफ कर रहा था, वाकई भाभी के हाथों में तो जादू है, कितना अच्छा खाना बनाती हैं। तो अर्नब ने आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा और कहा, भाभी के हाथ में सिर्फ जादू नहीं, अच्छे से देखो बेलन भी है, खाएगा? नहीं भाई, वह आपको मुबारक हो, आप ही खाओ। अरे चुपचाप खाओ न, क्यों इतना बहस कर रहे हो दोनों? और दादू आप, मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही चटकारे लेकर खा रहे हैं पिछले 2 दिनों से। आपको नहीं लग रहा है कि आपकी गुनी बहू के हाथों का बनाया खाना आपको नुकसान करेगा? इतना हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा आपको। अरे क्या हुआ, क्यों नहीं डाइजेस्ट होगा? दादू आपकी तबीयत। अर्नब अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दादू ने ज़ोर से डांट दिया, चुप रहो, हमेशा तबीयत की याद दिलाकर बीमार फील करवाते रहते हो। पेशेंट बना कर रख दिया है तुमने। अरे बरसों बाद इतना सुख मिल रहा है, स्वादिष्ट खाने को मिल रहा है, खाने दो ना। दादू मैं भी चाहता हूँ आप खाइए सब कुछ, लेकिन अपनी उम्र और सेहत भी तो देखिए। और कुछ दिनों पहले ही आपकी तबीयत खराब थी, तो फिर इतना तेल घी हैवी खाना क्यों? अरे बेटा तू टेंशन क्यों ले रहा है, होगा सब डाइजेस्ट होगा मुझे। पर हाँ, अगर तू नज़र न लगाए तो। दादू भला मैं क्यों आपको नज़र लगाऊंगा? अरे तू जिस तरह बोल रहा है, मेरी थाली को देख रहा है, नज़र तो लगना तय है। दादू क्या आप भी कुछ भी बोल रहे हैं? तब तक पीछे से अदिति अर्नब की थाली परोस कर ले आई। देखते ही अर्नब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थाली में पराठे, चटनी और अचार के साथ एक कटोरी चावल की खीर भी रखी थी। देखते ही उसे वह बात याद आ गई जब पिछली बार हलवा बनाते समय उसने कहा था, मुझे चावल की खीर पसंद है। और तब अदिति ने कहा, आपकी पसंद नापसंद जानने में इंटरेस्ट नहीं है। वाह, इंटरेस्ट भी नहीं है और बना भी दिया। वह मन ही मन बोल रहा था। भाई देखकर मुस्कुराते ही रहोगे या खाओगे भी? अगर नहीं खाना है तो हमें दे दो, हम खा लेते हैं। चुप, मुंह बंद रखो अपना। हलवा मिला है ना, खाओ उसे। नहीं भाई, हम हलवा के साथ खीर भी खा लेंगे। तभी अदिति एक थाली में और पराठा लेकर आई और 2 कटोरी में खीर भी दोनों के लिए। तो अर्नब ने कहा, और आपकी थाली कहाँ है? आइए आप भी बैठ जाइए साथ में। यह सुनते ही अदिति चौंक गई। वही दादू और भीमा एक दूसरे की ओर देखने लगे। नहीं आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूँगी। अरे बाद में क्यों, हमारे साथ ही खा लो ना। रसोई में जो भी काम है अब आशा काकी और हरी काका दोनों देखेंगे, आप बैठिए। अदिति जरा सकपका रही थी तो दादू ने कहा, हाँ बेटा बैठो, और अब तुम बाद में नहीं, हम सबके साथ में ही खाना खाओगी। हाँ भाभी बैठ जाइए, पति परमेश्वर की बात मत टालिए। पति परमेश्वर, यह शब्द सुनते ही जहाँ अदिति के मन में एक हलचल सी हुई, वहीं अर्नब का भी कलेजा धक से रह गया और तुरंत दचका लगा।
वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा तो अदिति ने झट से एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया और पीठ सहलाने को अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर पीछे खींच लिया। आराम से भाई और भाभी, आप अपनी थाली लेकर बैठ जाइए, नहीं तो भाई को यूं ही दस्का लगता रहेगा। लेकिन अदिति जाने के लिए मुड़ी तो अर्नब ने उसकी कलाई पकड़ ली तो अदिति सिहर उठी। आइए बैठिए आप भी। तब वो अपनी थाली लेकर अर्नब के बगल वाले चेयर पर बैठ गई। उसे सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाने में ज़रा संकोच हो रहा था। पहले से कभी आदत भी नहीं रही है। अपने चाचा के घर पर भी वह सारा काम करती थी, सबके पसंद का खाना भी वही बनाती थी, लेकिन वह कभी सबके साथ बैठकर नहीं खाना खाया। चाची ने खाने ही नहीं दिया, इसलिए वह सबसे पीछे खाती थी, अकेले ज़मीन पर बैठकर। अर्नब ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर एक बाइट लिया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अदिति झेंप गई। आप खाइए ना, मैं खा लूँगी। अरे तुमने बनाया है तो पहले खाकर देखो कैसा बना है। लेकिन वह मुंह नहीं खोल रही थी। आप खाइए ना, मैं खा लेती हूँ ना। लेकिन अर्नब नहीं माना तो उसने खा लिया। अच्छा बना है? तो अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अर्नब ने एक चम्मच खीर उठाई और कहा, इसे भी खाकर देखो, यह कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, अब मैं खाऊंगा इसे। ओहो दादू, देखिए भाई का प्यार, देखिए किस तरह हमारे सामने बहाने से जताया जा रहा है। कैसा बना है? हमने कहा तो इन्हें यकीन नहीं हुआ। हम पर से विश्वास उठ गया क्या भाई? अपनी बकवास बंद कर और चलो ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। अभी कुछ दिनों तक सिर्फ भीमा जाएगा, तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। लेकिन क्यों दादू? हर बात मुझे तुम्हें क्यों समझानी पड़ती है? तुम इतना नासमझ तो नहीं हो। अरे कल खन्ना आ रहा है, बहू की पग फेरे की रस्म अदायगी के लिए। दादू अब यह कौन सी रस्में हैं? जो भी है पूरा कर लो, फिर कहीं जाना। लेकिन दादू अदिति जाएगी तो मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? शादी के बाद यह रस्में होती है और यह भी पूरा करना ज़रूरी है, तो चुपचाप जाओ और बहू को अपने साथ ही लेकर आना। बात समझ में आई? तो अब कोई ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी बातें रख रहा हूँ और मैं यह रस्म निभाने नहीं जा रहा। बोलते हुए अर्नब ने खाकर उठा और टीवी ऑन किया तो हर चैनल पर उसकी शादी के न्यूज़ दिखा रहे थे। आदित्य एंड सन्स ग्रुप का इकलौता वारिस अर्नब रॉय सिंघानिया ने आखिर मूव ऑन कर लिया, अपने बैचमेट से शादी कर ली। अर्नब समझ गया दादू ने सब कुछ जानबूझकर किया है। तभी भीमा ने कहा, भाई मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। हाँ, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बातें मुझे करनी हैं। 2 मिनट बैठो। फिर अपने पास रखे एक बैग में से काफ़ी पुराने डिजाइन का हार निकालकर अदिति को देते हुए कहा, बेटा यह लो तुम्हारा नेग, पहली रसोई बनाने के लिए। बेटा यह तुम्हारी दादी सास का हार है, उन्होंने अंतिम समय में कहा था मेरी पोता बहू के लिए है। अदिति कुछ बोलती उससे पहले अर्नब ने कहा, ले लो, दादी का आशीर्वाद है। अदिति ने हार ले लिया तो भीमा ने कहा, भाई आप क्या दे रहे हो? मैंने डिसाइड कर लिया है क्या देना है, तो मैं दे दूँगा। तू क्या दे रहा है वह दिखा। मैं क्या दूँगा, अपना भाई दे दिया, और क्या चाहिए? बोलकर वह हंसने लगा तो अर्नब ने एक धौल पीठ पर जमा दिया। तभी गार्ड ने आकर कहा, सर एडवोकेट पांडे जी आए हैं। ठीक है, अंदर भेजो। वहीं अर्नब एडवोकेट का नाम सुनकर चौंक गया और तुरंत दादू की तरफ देखा, पर दादू ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तभी पांडे जी अंदर आए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो आदित्य बाबू ने सामने सोफा पर बैठने का इशारा किया। दादू क्यों बुलाए हैं इन्हें? बेटा अब मैं सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। तुमसे जो मैंने सब ले लिया था वो सब वापस लौटाने का समय आ गया है। अपनी सारी प्रॉपर्टी अब तुम संभाल लो। लेकिन दादू अभी क्यों? क्योंकि यही सबसे उचित समय है। अब बहू घर में आ गई, उससे सेवा कराऊं, पोते पोतियाँ खिलाऊं। अब
अर्नब रोकता रह गया, पर दादू अपना सारा बिजनेस प्रॉपर्टी अर्नब के नाम कर दिया। कुछ देर में पांडे जी चले गए तो अब अर्नब अपने कमरे में गया और अदिति को आवाज़ लगाई, अदिति इधर आना ज़रा। इतने प्यार से बुलाया कि अदिति मुस्कुरा उठी और तुरंत दिमाग में कुछ देर पहले की बात याद आ गई। अर्नब का यकायक हाथ पकड़ लेना, ज़बरदस्ती खिलाना, तन मन में एक गुदगुदी सी होने लगी। वह जब कमरे में गई तो अर्नब ने बैठने को कहा, लेकिन वह बेड पर ना बैठकर काउच पर ही बैठी। तब अर्नब पास आकर बोला, खीर बहुत अच्छी बनी थी, थैंक यू, मेरी पसंद याद रखने के लिए और बनाने के लिए भी। फिर एक पैकेट उसे थमाते हुए कहा, यह आपके लिए है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ ले लीजिए, मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर। अदिति ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखने लगी तो उसने कहा, इतना हक तो मुझे मिलना चाहिए। हक सुनते ही बहुत से अनछुए एहसास दिल में जग गए। उसने पैकेट लेते हुए कहा, क्या है इसमें, खोलकर देखिए क्या है। उसने जब खोला तो उसमें एक मोबाइल था। यह आपके लिए मेरी तरफ से। अदिति ने धीरे से मुस्कुरा दिया, थैंक यू, नो थैंक यू, यू डिजर्व इट। अदिति ने फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया तो अर्नब को भी अच्छा लगा। खुशी हुई कि आपको ये गिफ्ट पसंद आया। तभी वह अपने पॉकेट से वॉलेट निकाला और उसमें से पैसे निकालते हुए कहा, यह आपकी सैलरी, जितनी आपसे उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर आपने काम किया है और कर रही हैं। आपके काम से दादू खुश हैं और पहले से ज़्यादा स्वस्थ भी रहने लगे हैं और यह देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। अब मुझे विश्वास है कि दादू को आपके भरोसे छोड़कर मैं महीनों बाहर आराम से काम कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। जो खुशी अदिति को अभी अभी हुई थी, जो अरमान वह पाल रही थी मन में, एकदम से धराशायी हो गया। ख्वाब ख्वाब ही रह गए। आँखों में तुरंत आंसू आ गए, जिसे बाहर आने से पहले ही रोक लिया उसने। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वह कैसे भूल गई कि वह सिर्फ जॉब कर रही है, एक केयर टेकर है, इस घर की बहू नहीं, अर्नब सिंघानिया की पत्नी नहीं, वह बस एक एम्प्लॉय है। क्या हुआ, आपको कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर मुंह से कुछ निकला नहीं। बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी सर, वो जितना मेरा एक्चुअल सैलरी है उतना ही दीजिए, एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा था, और आप ज़्यादा काम कर रही हैं इसलिए भी। और मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं लेना है। और हाँ, आपको मेरा काम पसंद आया तो भरोसा रखिए, आपकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगी। दादू का काम करना, उनकी देखभाल करना मुझे भी अच्छा लगता है। अपनी नौकरी से ज़्यादा मेरे मन में उनके लिए सेवा भाव रहता है, तो आप निश्चिंत रहिए। बोलकर वह उठ गई और मोबाइल को वापस पैकेट में रखते हुए कहा, यह मोबाइल भी नहीं चाहिए मुझे, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अरे पर मैंने गिफ्ट दिया है। अदिति ने नामे सिर हिला दिया, नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, ऑलरेडी बहुत कर्ज हैं सिर पर, अब और नहीं बढ़ाना। फिर मेरा तो कोई है भी नहीं, मैं क्या करूँगी मोबाइल का, किसे कॉल करूँगी, किससे कांटेक्ट करूँगी। बोलकर उसने मोबाइल रख दिया और अपनी सैलरी लेकर उठ गई और आंसू पोंछते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही अर्नब ने अपना सिर पकड़ लिया और गहरी सांस लेकर बैठ गया। सॉरी तुम्हारा दिल दुखाने के लिए। पता है, तुम जितनी प्यारी और खूबसूरत दिखती हो, उतनी ही खूबसूरत दिल से भी हो। जिसके जीवन में तुम आ जाओगी वो किस्मत वाला होगा, भाग्यशाली होगा। पर अफसोस, अपने जीवन में लाकर भी मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जीवन में शामिल नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे मन में अगर कभी मेरे लिए कुछ भावनाएं उत्पन्न हो, कोई उम्मीद कर बैठो, उससे पहले ही मैंने बता दिया, ताकि तुमको उम्मीद मत करो। जानता हूँ अभी मेरी बातों से टूट गई, तुम्हें बुरा लगा, इसलिए आंखों में आंसू आ गए, पर मैं भी मजबूर हूँ, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अपना कदम तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ा सकता, तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं ला सकता।
क्योंकि बचपन से ही देखा है मैंने, जो जो मेरे करीब आया है वह सब बेहद दूर चला गया है, बेहद दूर। तो अब मैं और किसी को अपने करीब नहीं कर सकता। मुझे अब और किसी से दूर नहीं जाना, किसी और को नहीं खोना। मन में बोलते हुए उसने मोबाइल लिया और वापस कबर्ड में जाकर रख दिया और एक्स्ट्रा पैसा भी अपने वॉलेट में रख कर कपड़ा पहना और ऑफिस के लिए निकल गया। वह बाहर निकला और भीमा के साथ कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। जी में आ रहा था कि एक बार जाकर अदिति से मिल लूं, पर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब चुपके से निकल गया, दादू से भी नहीं मिला। कार में कुछ देर तक गुमसुम बैठा था, दिमाग में अदिति ही घूम रही थी। तभी भीमा ने कहा, भाई एक बुरी खबर है। क्या? भाई वो सारे इन्वेस्टर जयंत के साथ काम कर रहे हैं, उसने सबको अपने तरफ कर लिया है। क्या? यह तुम्हें कब पता चला? कल रात को। तो बताया क्यों नहीं? कैसे बताता, नशे में धुत थे और सुबह से याद नहीं रहा। बहुत ज़्यादा नहीं भूलने लगे हो? सॉरी भाई। क्या सॉरी? देखो जितना जल्दी हो सके मेरे जाने का इंतज़ाम करो, मैं आज ही निकलता हूँ। और फिर वह लैपटॉप निकाल कर खुद ही टिकट देखने लगा और रात का टिकट बुक कर लिया। भीमा, जी भाई, मैं आज रात को ही निकल रहा हूँ। तुम मुझे ऑफिस छोड़कर वापस घर जाओ और मेरा बैग पैक करके ले आओ। ठीक है भाई, पर अगर दादू पूछेंगे तो मैं बात कर लूँगा दादू से। और भाभी? सॉरी अदिति, उसे बताना ज़रूरी है? नहीं भाई। अच्छा ठीक है, बता देना और उसे कह देना कि दादू का खास ध्यान रखे, मुझे आने में समय लग जाएगा। ठीक है भाई। और हाँ, रोज़ घर पर एक चक्कर लगाते रहना। जी भाई। फिर भीमा ने अर्नब को ऑफिस में छोड़ा और वापस आ गया। भीमा घर पहुंचा और अर्नब के कमरे में जाकर बैग पैक करने लगा। दादू अपने कमरे में थे तो देखा नहीं, और अदिति ने देखा भी तो पूछा नहीं। इधर जयंत ने मीडिया में अदिति और अर्नब की शादी की खबर सुनी तो ठहाके लगाकर हंसने लगा। साला किस्मत का बहुत धनी है, एक बीवी छोड़कर गई तो दूसरी भी आ गई, और वो भी कितनी ब्यूटीफुल है। कोई नहीं, इससे कुछ नहीं करूँगा। तुम इसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो और इधर मैं तुम्हारे बिजनेस पर ऑक्यूपाई करता हूँ। तुम्हें क्या लगा तेरे बाप ने जो मेरे बाप के साथ किया उसका बदला मैं इतनी जल्दी भूल जाऊँगा, इतना जल्दी पीछे हट जाऊँगा, हार मान लूँगा? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूँगा, बर्बाद करके रहूँगा, यही मेरा लक्ष्य है। इधर सबके कहने पर न्यू दिल्ली तो आ गया था, पर यहाँ भी इसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। महीनों बीत चुके थे लेकिन अभी भी वह एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा था। दिन रात दिमाग में कहीं ना कहीं अदिति घूमती रहती थी और इस सोच में रहता था कि शायद वह कहीं दिख जाए, मिल जाए, पर वह कहीं नहीं दिखी। धीरे धीरे दोस्तों को भी पता चल गया तो वे सभी मजाक बनाने लगे। भाई तो स्ट्रेट तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कमी तो नहीं तुम्हें? आखिर शादी से पहले लड़की भाग गई, क्या मतलब हो सकता है? अरे कमी नहीं, कमज़ोरी है अंदरूनी। भाई अच्छे से इलाज करवाना अपना, वरना कोई मिलेगी नहीं। इसी तरह दोस्त ने भी मजाक उड़ाते और एग्ज़ाम पास नहीं कर रहा था तो माँ बाप भी नाराज़ रहते, हमेशा चिढ़े रहते, ताना देते रहते। कुछ दिनों तक तो वह टालता रहा, इग्नोर करता रहा, लेकिन मन में धीरे धीरे निगेटिविटी भरने लगी। अब वह ड्रिंक का सहारा लेने लगा था। उसके जो साथ पढ़ने वाले साथी थे सब ने बहुत समझाया, पर सब उसके सिर के ऊपर से गया तो कितने ही पढ़ने वाले दोस्त ने उसका साथ छोड़ दिया। इधर नीति भी परेशान थी। 6 महीने से ऊपर हो गया था, अब तक अदिति का कोई अता पता नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कॉल मैसेज नहीं। हे भगवान, वह कहाँ है? इस दुनिया में है भी या नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। वह है और कहीं सुरक्षित है, अच्छे से है, खुश है, लेकिन कहाँ? अगर सुरक्षित है तो उसने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और यही सब सोचकर वह अक्सर अपनी माँ से बहस कर लेती। उसके गायब होने का इल्ज़ाम माँ के सिर मढ़ देती, जिस वजह से दोनों माँ बेटी में अक्सर बहस हो जाती। और अब वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी
तो ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में ही रहती, काम करने में बिता देती और अक्सर हॉस्पिटल में आने जाने वाले लोगों से अदिति का फ़ोटो चुपचाप दिखाकर उसके बारे में पूछ लेती। कई बार तो वह स्टेशन भी गई, कितने ही बस वालों से पूछा भी कि यह लड़की आपके बस में बैठी थी, पर कोई खोज खबर नहीं, कोई पता नहीं चला और उदास होकर अपने घर लौट जाती। इधर रात में डाइनिंग टेबल पर दादू ने अर्नब के बारे में पूछा तो अदिति ने कहा, अब तक ऑफिस से नहीं आए हैं। इस लड़के में यही सबसे बड़ी कमी है, काम के चक्कर में भूल जाता है कि अपना घर परिवार भी है। अब कल बात करता हूँ उससे। इधर अर्नब रात को फ्लाइट में बैठ गया और टेक ऑफ होने से पहले दादू को फ़ोन किया। दादू, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना तुम्हें कि कल डॉक्टर आ रहा है अदिति की विदाई के लिए। हाँ तो चली जाएगी उनके साथ। तुम्हारा भी रहना ज़रूरी है, यह रस्म है। ठीक है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह काम है और आपने इतना बर्डन भी तो डाल दिया है, सब भार मेरे कंधों पर लाद दिया है, तो देखना पड़ेगा ना। फिर या तो काम में समय दूं या घर में, कोई एक ही जगह हो पाएगा। और फिलहाल मुझे अपने काम पर ध्यान देना, समय देना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, तो मैं वही करूँगा। और बहू, वह अकेली रहेगी, उसे भी अपने साथ ले जाता। वह मेरे साथ जाकर क्या करेगी? फिर आपकी ही जिद थी घर में बहू लाने की, तो आ गई, अब खुश रहिए। ठीक है, फ़ोन रखता हूँ, अभी वहाँ पहुँच कर कॉल करूँगा। दादू सब समझ रहे थे। तुम मेरे कहने पर उसने शादी तो कर ली, पर वह इस रिश्ते से भाग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आखिर कब तक और कहाँ तक भागोगे? मैं हूँ ना तुम दोनों को एक करने के लिए, और करके रहूँगा। तभी अदिति आई दवाई देने, तो दादू ने पूछा, बेटा तुम्हारे पास वीज़ा पासपोर्ट तो कुछ नहीं होगा? नहीं दादू, पर क्यों? ऐसे पूछ रहा था, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत हुई तो। वैसे अर्नब से बात हुई है तुम्हारी? नहीं। हाँ हाँ हुई थी, देर रात तक आएंगे। ओह, मतलब मेरा अनुमान सही था, वह बहू को बताए बिना ही गया है। अगले दिन डॉक्टर खन्ना आए पग फेरे की रस्म के लिए। तब दादू ने सारी बातें कह दी तो डॉक्टर खन्ना हंसने लगे। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? सर, इस बार आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, और बेवजह। वह कैसे? सर, वह अब अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, काम को लेकर सीरियस हो रहा है, तो अपनी लाइफ को लेकर भी अवश्य होगा। चिंता मत कीजिए और उसे ज़्यादा रोक टोक मत कीजिए। कुछ दिनों तक उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अक्सर होता है, हम किसी को जिस काम को करने के लिए ज़्यादा टोके, उसे उस काम से विरक्ति हो जाती है। तुम्हारी बातों में सच्चाई तो है। तो फिर अदिति बिटिया को लेकर जाओ, कुछ दिन रहेगी तो मूड फ्रेश हो जाएगा उसका भी। उन्होंने कहा तो अदिति ने जाने से मना कर दिया कि दादू, अर्नब भी नहीं है तो मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप जाइए पापा, अर्नब आएंगे तब हम दोनों साथ में आते हैं। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे। आदित्य बाबू एक बार फिर खन्ना को बोले अदिति को ले जाने के लिए, पर उन्होंने कहा, सर इसे यहीं रहने दीजिए, दोनों अब एक साथ ही आएंगे। और वह खुशी खुशी अपने घर लौट आए। जाते जाते अदिति ने कहा, पापा हमें आपका इंतज़ार रहेगा, तो आते रहिएगा। सुनकर मिस्टर खन्ना ने पलट कर देखा और आंखें छलक आई। तुरंत बेटी दिया की याद आ गई। दिया भी जब जिद करके सिंघानिया पैलेस में रहने लगी, तब गुस्से के मारे डॉक्टर खन्ना काफ़ी दिनों तक उससे मिलने नहीं आए। फिर दिया के बार बार कहने के बाद जब वह उससे मिलने आए थे, तब जाते समय उसने भी कुछ यूं ही कहा था, पापा आते रहिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा। पापा आपको बोल रही हूँ, कहाँ खो गए? मैंने कहा बीच में आते रहिएगा। डॉक्टर खन्ना पास आए और अदिति का माथा चूम लिया। हाँ बेटा, भला यह भी कोई कहने की बात है, मैं अवश्य आता रहूँगा। इधर अर्नब वहाँ पहुँचकर पूरा ध्यान अपना काम में लगा दिया। दादू को लेकर अब वह निश्चिंत था। इधर का काम भीमा देख रहा था और बीच बीच में वह अपडेट लेता रहता था। तो अब अपना पूरा फोकस इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करने और जयंत को सबक सिखाने में लगाया। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है। तुम्हारे पापा ने भी एक बार दादू और पापा के साथ चीटिंग किया था,
और उसने मुँह की खाई थी, फिर भी तुम वही कर रहे हो। पहले दोस्ती की, फिर इतना बड़ा धोखा दिया, फिर सुधरने का नाटक और फिर चालबाजी। अब परमानेंट इलाज करनी होगी तुम्हारी, बोलकर उसने 1 महीने के अंदर अंदर मुँह मांगा प्रपोजल देकर उसके सारे इन्वेस्टर को अपनी तरफ कर लिया। और फिर कुछ दिनों में उसकी कंपनी के सारे अकाउंट हैक हो गए, यहाँ तक कि सॉफ्ट कॉपीज भी करप्ट हो चुकी थी। और उसे भनक तक नहीं लगी कि यह सब करने वाला कोई और नहीं अर्नब है। और जब सब कुछ बर्बाद हुआ तो 40 साल के जयंत को हार्ट अटैक आ गया। जीवन और मृत्यु से जूझ रहे अस्पताल में पड़े जयंत से मिलने अर्नब भी गया। तरह तरह की मशीनों से लगे अर्नब अस्पताल में बेसुध पड़ा था। वह बोल तो नहीं पाया, पर आंखों ही आंखों में अपनी सारी गलती स्वीकार कर ली और अर्नब से माफ़ी मांग ली। मुझसे टकराने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, पर चलो, तुम्हारे परिवार को सड़क पर नहीं आने दूंगा। जब सब कुछ सही हुआ तो अब उसे घर और अदिति की याद आई और मिलने की चाहत भी। यूँ तो बीच बीच में वह दादू को फ़ोन करता था, हालचाल पूछता रहता था, पर कभी अदिति से बात नहीं हुई। कितनी बार वह घर के नंबर पर कॉल करता तो बस दादू की तबीयत और उनके दवाई और डाइट के बारे में बात कर फ़ोन रख देती। वह पूछता तो भी अपना हालचाल तक नहीं बताती। वह कई बार भीमा के मोबाइल पर वीडियो कॉल भी किया तो वह सामने नहीं आई। याद आते ही बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो अब हम आमने सामने होंगे। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।